अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी आई है। सबसे बड़ा जंप एक ही दिन में अगर हम नोट करें पाकिस्तान में तो आज सिंध में हुआ है। 1000 से जायद केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। इसके बाद बात होगी क्या लॉकडाउन नरमी में जल्दी तो नहीं करती है, क्योंकि जिस तरह से डेटा हमें दिखा रहा है कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो कर्व है ये ऊपर जा रहा है। क्या जो ये फैसले हैं उस कर्व को देखते हुए लिए गए हैं, कहीं मुश्किल में तो नहीं पड़ जाएंगे हम बाद में। उसके बाद आखिर में बात होगी कि दुनिया भर में अभी तक कोरोना बेकाबू है। बड़े बड़े शहर चाहे वो यूरोप में हो या वो अमेरिका में हो, वहाँ की हुकूमतें भी इस पर काबू नहीं पा सकी हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंज पूरी दुनिया के सामने सर उठाए खड़ा है। आज के जो हमारे पास फिगर्स आए हैं उसको सामने रखते हुए जो थोड़ी सी तशवीश का लेवल है वो बढ़ गया, क्योंकि जो आज रिपोर्ट हुए हैं केसेस पाकिस्तान में कुल वो है 27,474 और जिनमें से एक्टिव केसेस जो हैं वो 19,100 हैं। अमवात भी 618 अभी तक रिपोर्ट हुई हैं कुल पाकिस्तान में मिलाकर। रिकवरी जो है वो 7,756 है। जो इसमें तशवीश की बात है वो ये है कि ये ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जाता जा रहा है। आज की अगर हम बात कर लें फरवरी से मई तक, तुम आपको बताते हैं क्या मामला है, लेकिन मई के जो 8 दिन है इसमें जो केसेस की तादाद है ये बड़ी अलार्मिंग है। खाली इन 8 दिनों में 10,667 केसेस सामने आए हैं और अमवात 223 हुई हैं। यानी कि कुल मिलाकर अभी तक जो 27,474 केसेस सामने आए थे उनमें से तकरीबन 10,500 से ज्यादा इन 8 दिनों के अंदर ही आए हैं। और जो तनासुब बड़ा है कोरोना केसेस के सामने आने का, दैट इज 38.8%। अमवात भी आपको बताएं कि 618 जो कुल पाकिस्तान में हुई हैं उनमें से 233 इन सिर्फ 8 दिनों में रिपोर्ट हुई हैं। सो ये उसका भी तनासुब आप देख लीजिए। सिंध में चूंकि आज सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं, टेस्ट वहां पे जो हमें बताया जा रहा है 8 मई तक वो 5,532 हैं। नए केसेस 1,080 हैं। ये आज के जो लेटेस्ट सबसे बड़ा जंप जो हमने देखा है। तनासुब यानी जो पॉजिटिव आने का है 19.5% है। तो ये हमने पूरा डेटा आपके सामने रख दिया है कि पहली मई से लेकर यौमिया टेस्ट क्या होते जा रहे हैं और कुल मिलाकर अभी जो भी सिंध के मामलात हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। सवाल यही पैदा होता है कि जो पॉलिसीज हैं जिसमें खान साहब और बाकी एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अभी इसने हालात ने मजीद बिगड़ना है, तो उससे पहले जो हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ले रहे हैं ये ठीक है या हम मजबूर हैं यही करना था, क्योंकि इसमें एक तरफ मसीहा हैं, डॉक्टर्स हैं जिन्होंने सारा बोझ संभालना है, वो कह रहे हैं कि अभी बिल्कुल भी ना चीजें खोली जाएं। अब ये भी बड़ा एक अहम ओपिनियन है लेकिन अनरियलिस्टिक ओपिनियन भी है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं जी, जरा सुनिए। WHO कह रहा है कि लॉकडाउन को बेहतर से बेहतर नाफिज किया जाए। आप खुदारा ये जो लॉकडाउन नरम कर रहे हैं, आप नरम नहीं कर रहे, दरवाजे खोल रहे हैं, जिससे ये बीमारी फैलेगी, कोरोना के पेशेंट्स का तादाद बढ़ेगा अगर ये सूरत हाल रही। पाकिस्तान में हमारे यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जब केसेस बढ़ रहे हैं तो आपने लॉकडाउन को कम कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस। और ये फिर हम नहीं कह रहे या दूसरे ममालिक नहीं कह रहे, WHO की गाइडलाइन है। WHO की गाइडलाइंस है, बिल्कुल जी ये बात सही है। डॉक्टर्स चूंकि जिन्होंने इसका तमाम बोझ उठाना है वो एक अपने व्यू से बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये खौफ, ये खदशात ये सबके सामने है, गवर्नमेंट के पास भी होंगे। दूसरी तरफ मईशत भी चलानी है। बिल्कुल जो पाकिस्तान में इस वक्त बुरे हालात हैं, एक तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होना जहाँ की मईशत ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हो, ऐसे में कोरोना भी आपको आकर दबोच ले तो फिर जो हालत होती है वो इस वक्त हमारी है कि हम एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। जो ताजिर हजरात वो चाह रहे हैं कि सिस्टमैटिकली कुछ SOPs के तहत बिजनेस खोल दिया जाए, जो कि डॉक्टर्स हैं उनकी सजेशन के बिल्कुल बरखिलाफ है। वो क्या कह रहे हैं सुने। कराची के ताजिरों को वजीर आला सिंध की आज की तकरीर से बेहद मायूसी हुई, जबकि कल पंजाब के ताजिर अपना कारोबार खोल रहे हैं। अगर पंजाब खुल गया तो फिर सिंध भर के ताजिरों को यह हक हासिल होगा कि कल वो भी अपना कारोबार खोलें। जब वफाक ने एक बात कह दी कि तमाम छोटे दुकानदारों की दुकानें खोली जाएंगी तो आप खुलवा दें, अब बरोज पीर से तमाम कारोबार खोल दिए जाएंगे। हम तकरीबन कोई 55 से 60 दिन हो गए, हमारी तमाम कराची से लेकर सिंध तक तमाम मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। उन्होंने जो है सारा मलबा विफाक पे डाल दिया। विफाक ऑप्शन क्या खेल खेल रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। कल हमने एक अहम इजलास बुला लिया है
इंशाल्लाह जो है मार्केटें खोलने का जो है फिर उसमें फैसला किया जाएगा। अब जो है लोग रुकेंगे नहीं। जी, तो ताजरों की आपने बात सुन ली। इसमें जी एक तीसरा एंगल है, ये स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज का, बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, वो भी कंफ्यूजन का शिकार है। इस पर भी हम क्लैरिटी आज लेंगे। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो अपनी जगह कह रहे हैं कि बड़ी उजलत में फैसला कर लिया। उनको भी पसंद नहीं आ रही है बात कि जो स्कूल्स हैं उनको ज्यादा देर तक बंद करने का हुकूमती फैसला क्या है। बात सुनिए उनकी। हुकूमत की जानिब से मुल्क के तमाम तालीमी इदारों की 15 जुलाई तक मजीद बंदिश का गैर दानिशमंदाना फैसला इंतहाई उजलत में किया गया है। आला हुकाम को चाहिए था, हुकूमत को चाहिए था इस फैसला करने से पहले कम से कम आखिरी हफ्ते तक वेट कर लेते। हमारी एसोसिएशन ये समझती है कि ये गैर दानिशमंदाना फैसला है और इससे मुल्क के तमाम तालीमी इदारों को, बच्चों को, असातिज़ा किराम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। डॉक्टर्स की अपील समझ में आती है, बिल्कुल वो डेटा देखते हुए सिस्टमैटिकली जो भी ट्रेंड्स हैं उस पर बात कर रहे हैं। उनकी बात बिल्कुल समझ में आती है कि आप बिल्कुल ना खोलें ये चीजें। ताजरों की बात भी कुछ हद तक समझ में आती है जी कि अगर कारोबारी जिंदगी नहीं चला तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अभी हम देख रहे हैं जो इतने लोग बेरोजगार हैं उसका प्रेशर आ जाएगा और ये मईशत पे रिकवर नहीं कर पाएगी। ये बात भी हमें समझ में आती है। ये जो स्कूल के प्राइवेट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि उनका नुकसान हो जाएगा, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तक वालिदैन से भारी भारी फीसें इकट्ठी की जा रही हैं। गर्मियों की छुट्टियों की फीसें लेते हैं, टीचर्स को तनख्वाहें देते नहीं हैं। ये और अगर बच्चों की जो जान है उसको कौन अप्रूव करेगा, उसको कौन संभालेगा, उसका कौन ख्याल करेगा, इन एसओपीज के बारे में कैसे ख्याल रखेंगे। तो ये मुझे बिल्कुल स्कूल वालों की बात समझ में नहीं आ रही है कि ये किस किस्म का उनका बेतुका मुतालबा है। बच्चे अगर कोई 1.5 महीना बाद चले जाएंगे तो उसको आगे रोल ओवर कर दीजिए, आगे छुट्टियां मत कीजिएगा, ये मैनेज हो सकता है। बहरहाल अपने मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। डॉक्टर कैसर सजाद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पीएम में हमारे साथ। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी हमने आज सुनी है। अतीक मीर साहब हैं, रहनुमा ताजिर इत्तेहाद, हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक बिनोरी चेयरमैन एचईसी भी हमारे साथ देंगे। एचईसी से मुतालिक बहुत सारे सवालात आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो हम चाहेंगे कि उससे हम जरूर क्लैरिटी लें। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कैसर सजाद साहब, आपसे आगाज करूंगी। सर, ये तो हमें पता है कि हम लॉकडाउन बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकते। जो जैसा अभी था, आधा लॉकडाउन, पूरा लॉकडाउन, कंफ्यूज लॉकडाउन, 1.5 महीना गुजारने के बाद अब एक्चुअली दुनिया भर में सब लोग परेशान हैं। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में भी लोग निकल आए। मुझे लंदन में कोई बता रहा था कि वहां पर भी अब लोग निकल आ रहे हैं बाहर, नहीं बैठा जा रहा लोगों से घरों के अंदर। तो ये तो रियलिस्टिक नहीं है ना सर कि इसको हम लॉकडाउन को कंटिन्यू करते रहें। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने जो है मारवी, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। मारिया जी। एक्चुअली देखिए, बात सारी ये है कि जिस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन करना था, हुकूमत उसमें उस वक्त नहीं कर पाई। और अब चूंकि लॉकडाउन इतना मुअस्सर साबित नहीं हुआ, तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जी जो एक वायरस जो कि कोरोना का वायरस था उसको तो प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाई हुकूमत, तो अब एक और वायरस आ गया हुकूमत के पास जो कि भूख का वायरस है। अब उस भूख का वायरस हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, लिहाजा हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं था कि वो आवाम को घर से निकाले। अपना कारोबार करने की भी इजाजत दे दी गई, लोगों को बाहर शॉपिंग की भी इजाजत दे दी गई है। तो अब खतरा हमें ये है कि आपने देखा कि जब लॉकडाउन थोड़ा बहुत जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त भी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, और जब आप लॉकडाउन खत्म कर रहे हैं या रिलैक्स कर रहे हैं तो इसमें बहुत तेजी से इजाफा होने का खदशा है। और ये बात WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने तमाम कंट्रीज को ये बताया है, ये मुतनब्बे किया है कि एक साइंस का एक उसूल है कि जब आप नंबर ऑफ पेशेंट आपके पेशेंट आपके मुल्क में ज्यादा है तो आप लॉकडाउन में रिलैक्स नहीं कर सकते, उसको सख्त करना पड़ेगा। लेकिन जब आप जब आप नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं तो आप उसको कम कर सकते हैं। जब ग्राफ कम होगा, नीचे आता है, तो आप उसको कम करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ा उल्टा सिस्टम हो रहा है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा तशवीश की बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस तरह बात समझा दीजिए कि यहाँ पे एक चीज और मैं समझा दूं कि हमारे अस्पताल में जो फैसिलिटीज मुहैया है, जो वेंटिलेटर्स हैं, जो बेड की तादाद है, वो इतनी नहीं है कि हमारा जो अगर निजाम खराब होता है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, तो फिर आप समझ लें
کہ ہمارا یہ سسٹم کولیپس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. ایک اور بات جو سوال ہے جو بڑا پرٹیننٹ سوال ہے کہ جن ممالک میں کرونا نے بڑا ہورفکلی ہٹ کیا ہے وہاں پر جو ڈیلی اموات کی تعداد تھی آپ بھی جانتے ہیں وہ 1000 1500. امریکہ میں انگلینڈ میں ابھی تک میں دیکھ رہی تھی امریکہ میں کل بھی کوئی 1000 تک جو ہے اموات گئی ہیں. پاکستان میں یہ بات ٹھیک ہے ہم ٹیسٹنگ نہیں کرے تو ہمیں نہیں پتا کہ لوگ کیسز پازیٹیو کتنے ہیں، لیکن سر اتنا بری طریقے سے ابھی تک جو ٹرینڈز ہیں ہٹ کیا نہیں ہے پاکستان کو. اس تعداد میں اللہ کا شکر ہے اموات ہوئی نہیں ہے. تو یہ بھی حکومت توجہ دیتی ہے کہ جی آئی تھنک کہ یہ اتنا زیادہ ہم اس سے افیکٹ نہیں ہوں کیونکہ ابھی تک ہوئے نہیں ہیں. جی بالکل صحیح ہے، میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں، لیکن دیکھیے بات ساری یہ ہے کہ آپ اس بات کے اوپر اپنے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو سرٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے نمبر آف بیڈز جو ہے اگر آپ جتنا ہے ابھی جو 75 پورے پاکستان کے اندر جو میری رپورٹ ہے وہ آپ دیکھیں کہ ابھی اگر خدا نخواستہ جو سسٹم یہ چل رہا ہے جو اگر خدا نخواستہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت اچھی پوزیشن ہے کہ اللہ نہ کرے وہ کرے. لیکن جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں نمبر آف کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہماری جو بیڈ ایکوپینسی ہے وہ 70% ہو چکی ہے تو آگے خدا نخواستہ نمبر آف کیسز. اب میں جو بلوچستان کے اس وقت اسپوکس مین ہے لیاقت شیروانی صاحب سے میری آج بات ہوئی ہے وہ بھی بہت پریشان ہے کہ ان کے یہاں ٹوٹل بلوچستان میں یہ جو آپ کی ویو ہے نا ڈاکٹر صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات سامنے آ گئی اور میں نے جیسے کہا کہ بالکل پرٹیننٹ کنسرنز ہیں آپ کے جینوئن کنسرنز ہیں. یہی میں سوال ایکچولی اس لیے عتیق میر صاحب کے پاس لینا چاہتی ہوں کہ وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ آہستہ آہستہ SOPs کے تحت بزنس کھول دیے جائیں. اچھا عتیق صاحب آف کورس پیسہ اور کاروبار روزگار بہت ضروری ہے، جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہم اس کشمکش میں نہیں ہے میں پرسنلی کہ جی مجھے فیصلے کر رہے ہوں. لیکن سر یہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کیا یہ کنسرن آپ کو نہیں ہوتا؟ آپ کی دکانوں میں لوگوں نے آنا ہے، آپ کے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں دکانوں کے اندر بزنس کے اندر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے، خدا نہ خواستہ زیادہ ایکسپوجر ہو گیا تو پھر تو آپ کو بالکل بند کرنا پڑے گا نا. تو بجائے اس کے کہ آپ 10 دن اور ادھر انتظار کر لیں، اگر بعد میں خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو جاتی ہے تو پھر یہ تو بڑا لمبا جائے گا. یہ آپ کے کنسرن نہیں ہے عتیق صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹرز اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر کو اس طرح کہنا بھی چاہیے. اگر ڈاکٹر ہی مطمئن کر دیں گے تو یہ اس کے باوجود میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، لاک ڈاؤن کی کوئی حقیقی شکل کہیں نظر آ نہیں رہی ہے تو پھر لوگ زیادہ لاپرواہ ہو جائیں گے. کیونکہ دیکھیں یہ بھی گڈ سائن ہے کہ اگر 22-23 ہزار اس کے مریض سامنے آئے ہیں تو 7,000 کے ٹھیک ہو جانا بھی ایک حوصلہ افزا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کی خطرناک تصویر دکھانی ہے. دوسری طرف جو ایک ہولناک ایک شکل دوسری صورت میں معیشت کی تباہی ہے اسے بھی دیکھنا ہے. اچھا پاکستان ابھی آپ نے خود فرمایا کہ یورپ میں وہ خوشحال ممالک بھی وہاں کے لوگ بھی باہر نکل آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ کاروبار کا پہیہ چلنا چاہیے. یقیناً معیشت کا رخ جانا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی استعداد ہے، آپ کی استطاعت کتنی ہے، آپ کی طاقت کتنی ہے. ہمارے ہاں جو غریب طبقہ ہے جو روز کمانا اور روز کھانا جس کا ایک معمول ہے اس کے لیے یقیناً یہ 2 ماہ کا لاک ڈاؤن وہ در بدر ہے، جگہ جگہ مانگتا پھرتا ہے. تو اس کے لیے 2 ماہ یہ بہت ایک سخت مشق ہے. اسی طرح مڈل کلاس کے لیے یہ 2 ماہ گھر میں بیٹھ جانا، کاروبار بند ہے، تمام لائبلٹیز اس پر جاری ہیں. حکومت کی طرف سے اب تک کسی قسم کی بھی کوئی ہیلپ اس سے اب تک نہیں ملے تو وہ کیا کرے گا؟ یقیناً اب صبر کا پیمانہ کہ جب آپ کی جیب میں پیسہ خرچ ہوتا ہو جائے، ختم ہو جائے، اپنا پسنداز ختم ہونے لگے تو آپ کے پاس سوائے ایک ہولناک ایک صورتحال کی کوئی بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہیں عتیق صاحب. میں اس کو بالکل چیلنج نہیں کروں گی. پرابلم میرا یہ ہے کہ جیسے ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم 15-20 دن لاک ڈاؤن کر لیں تو شاید اس کی کمر ٹوٹ جائے. اگر ابھی ہم کھول دیتے تمام کاروبار تو اگر یہ واپس آیا پھر بھی آپ کے کاروبار بند ہوں گے اور پھر دوبارہ یہ صورتحال ہوگی. تو ان گو اس سے ایک مرتبہ کمر توڑنا بہتر ہے یا پہلے بزنس کھول لیں، خدا نہ خواستہ اٹ کمز بیک اور پھر مشکلات ہوں؟ دونوں صورتحال میں تو نقصان آپ لوگوں کا ہی ہے نا. اب تک کی جو صورتحال ہے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ مکمل لاک ڈاؤن یہ شاید کسی حکومت کے بس کی بات نہیں، وفاقی ہو صوبائی
کیونکہ جو میں کراچی میں رہتے ہوئے میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے، لوگ تفریحاً باہر نکلتے ہیں، لوگ مانگنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، لوگ سودا خریدنے باہر نکلتے ہیں، لوگ باہر ہی رہتے ہیں سارا دن، پولیس بھی باہر ہے، رینجرز بھی باہر ہے. تو دیکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کہاں، لاک ڈاؤن کہاں ہے، تو جب احتیاط نہیں ہے تو پھر بچاؤ کہاں ہے، وائرس کی روک تھام کہاں ہے. تو اب تک تو 2 ماہ میں شاید کہیں آپ کا کہنا درست ہے کہ اگر 15 دن کے لیے بھی لاک ڈاؤن حقیقی معنوں میں ہوتا تو شاید اس کی جو میں اب بھی یہ بات کہتا ہوں کہ دیگر ممالک کے مقابلے میں ہم ابھی اس سطح پہ نہیں ہیں، بہت حد تک گرفت ہے، قابو ہے. لیکن اگر ہم نے ایک بہتر لاک ڈاؤن کیا ہوتا کم از کم 15 دن بھی تو شاید تعداد 10,000 بھی نہ ہوتی. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، آپ کا کہنا درست ہے. لیکن لوگوں کا باہر نکلنا اس کی بھی ایک وجہ ہے. انہیں کون روٹی دے گا؟ ان کے گھروں میں، یورپ میں جو لوگ اپنے گھروں میں محدود اور محصور ہیں، اس طرز پہ آن لائن ان کی ضروریات ہمارے یہاں کون دے گا؟ بالکل ٹھیک سوال ہے آپ کا، سارا دن باہر مانگتے پھرتے ہیں. یہی تو وہ دو راہ ہے جس پہ کھڑی ہے گورنمنٹ. سر یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہے، اور یہ اس کے بیچ میں ایکچولی میں خود بھی پرسنلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بھئی سائنس ایک بات بتاتی ہے، دل کچھ اور کہتا ہے کہ بھئی لوگوں کو بھی یہ آئی ایم شیور حکومتوں کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. طارق بنوری صاحب چیئرمین HEC ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور وہ خاص طور پہ آپ سے سوالات پوچھنا چاہ رہے تھے، کیونکہ اب یہ ایک کنفیوژن ہے انہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں اس میں سرکاری یونیورسٹیز کی کیا پالیسی ہوگی، پرائیویٹ یونیورسٹیز کی کیا پالیسی ہوگی. جو صوبائی حکومتوں کے کنٹرول میں چیزیں ہیں ادھر تو انہوں نے طے کر لیا ہے کہاں امتحان ہوگا کہاں امتحان نہیں ہوگا. تو HEC ذرا تھوڑا سا کلیریفائی کر دے، جو وہ اسٹوڈنٹس وہ آپ کو اگر سن رہے ہیں کہ HEC کیا کر رہا ہے 1-1.5-2 مہینوں میں، آپ لوگ کیسے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. میں اس میں 2-3 چیزیں پہلے کہہ دوں. اول تو یہ ہے کہ یہ صورتحال بالکل ایسی ہے جیسے کہ ایک وار ٹائم سچویشن ہے، ایک دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہوا ہے. ہمارا ایٹیچیوڈ اس وقت یہ ہے کہ جو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہم کریں گے، جو فیصلہ کسی اور کے ہاتھ میں ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو ہم گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ڈاکٹرز کی طرف دیکھتے ہیں، ایکسپرٹس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کس وقت سیف ہے لاک ڈاؤن کھلنے کا ایٹسیٹرا. ان دا مین ٹائم جب تک لاک ڈاؤن نہیں ختم ہوتا ہم نے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس شروع کر دیے ہیں. آلٹرنیٹیو ارینجمنٹ جب شروع کرنے لگے تھے اس میں کافی قباحتیں تھیں جو اسٹوڈنٹس نے بہت غصے سے لے کے آئے ہیں اور ہم ان کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کچھ پہلے سے کم ہو گئی ہیں، مسائل کافی ہیں، لیکن ہمارا خیال ہے 31 مئی تک ہم باقی چیزوں کی کنٹرول میں کر لیں گے. اب سچویشن یہ ہے کہ اگر تو اینڈ آف مئی تک کوئی حالات بہتر ہوتے ہیں تو پھر بھی ہم گورنمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو اگر باقی چیزیں نہیں تو ایگزامز وغیرہ کے لیے اجازت دی جائے. لیکن وہ فیصلہ ہم ایکسپرٹس کی طرف دیکھیں گے کہ ایکسپرٹ دیکھ کے ہمیں بتائیں کہ اس وقت سیف ہے یا نہیں ہے. ہم ان کو ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے، وہ ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں. اور یہ جو مطلب ہے جو تاجر برادران ہیں یا پرائیویٹ سکولز ہیں وہ بھی ایکسپرٹس نہیں ہیں. ہم سب رپورٹوں کو پڑھ سکتے ہیں بٹ وی آر ناٹ دی ایکسپرٹ. تو اگر تو 31 مئی تک یہ ہو جاتا ہے اور کچھ ریلیکسیشن آتی ہے تو اس میں کچھ ایریاز کے لیے ہم ریلیکسیشن لے سکتے ہیں. اگر وہ نہیں آتی تو پھر ہمارے پاس 2-3 راستے رہ جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کافی جو ایگزامز وغیرہ ہیں ان کو جولائی سے پیچھے کر دیں، مطلب 15 جولائی کے بعد ان کو شیڈیول کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹ جو ہیں باقی اگر جو بھی ان تک انفارمیشن پہنچا سکے وہ ہم پہنچا دیں اور ایگزامز کو بعد میں کر لیں. اگر وہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم نے آن لائن ایگزامز کے لیے ابھی وہ کیا ہے. آن لائن ایگزامز کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے دوسرے سے. اس میں ریسرچ پیپرز یا ٹرم پیپرز یا ہوم ورک اسائنمنٹ اس قسم کی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے پروکٹرنگ کا سسٹم بھی مختلف ہوتا ہے جو کہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس وقت ابھی تک ہم نے فائنل اس پہ پالیسی نہیں بنائی ہے. ٹیوزڈے کے دن ہماری وائس چانسلرز کے ساتھ میٹنگ ہے جس میں ہم اس کے پروز اینڈ کونس کو ڈسکس کر کے فائنل پالیسی اناؤنس کریں گے. لیکن یہ جو اس میں جو مختلف کنسیڈریشنز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بڑی اچھی بات ہے. آپ نے تمام جو آپشنز آپ کے سامنے ہیں وہ بتا دیے، لیکن اس میں کچھ کنسرنز جو اسٹوڈنٹس کے تھے، ایک تو جو آن لائن سسٹم والی بات ہے ان
लोगों को पहले ही लगता है कि कुछ जगह पे जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं वो उससे उनको लगता है कि इंटरनेट की कनेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और इश्यूज हैं, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर बड़े तहफुजात हैं स्टूडेंट्स के। ये जो मुझे फीडबैक आता है, जैसे अगर आप कह रहे टेस्ट भी अगर इस बेसिस पे लेना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है उस पर भी एक प्रॉब्लम हो जाएगी आपको दोबारा। तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत ज्यादा मसाइल हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में ज्यादा मसाइल हैं, कुछ में कम हैं, कुछ रीजन्स में ज्यादा हैं, कुछ में कम हैं। तो जिस यूनिवर्सिटीज में ज्यादा मसाइल हैं उनमें तो तकरीबन हम उनको अब रोक देंगे, क्योंकि अगर उनसे ये नहीं हो सकता है काम तो उनको ये काम नहीं करना चाहिए। देन दे नीड टू वेट, जुलाई के आखिर में जाके उनको फिर इस चीज को स्टार्ट करना चाहिए। जो जिनके कैपेसिटी है लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे। तो कई जो यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनके साथ हम डायरेक्टली इस वक्त इंटरेक्शन कर रहे हैं कि उनको मैक्सिमम हद तक अगर वो नहीं कर सकते तो उनको रोक दें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिन कुछ रीजन्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जनरली फाटा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इन एरियाज में, और इवन जो रिमोट एरियाज हैं उसमें प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने इस वक्त एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म बनाया है जो कि इंशाल्लाह बिफोर दी 31st ऑफ मई हम लॉन्च करेंगे, ताकि उन तक घर तक पहुंचाया जाए मटेरियल। देखें ना, मटेरियल को असल चीज तो है मटेरियल को लोगों तक पहुंचाना, और उसको अगर इवन आपने लेक्चर भी बना के देना है तो वो लेक्चर भी वीडियो टेप होके घर तक पहुंच सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है, सिर्फ बिल की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक बिनोई साहब। अच्छी बात है जो आपने कहा कि भी हतमी फैसला होना है, 31 तक आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन अच्छा आपने जो अपनी प्लान A, B, C बताया है, इंशाल्लाह हम इस पे फॉलो अप करेंगे आपके साथ, बिकॉज स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ ये कह दूं कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी और फैकल्टी से भी है कि वो हथियार न डालें। ये एक बहुत बड़ी जंग है और इसमें सबको मिल के हमने वो सर, करना है। हथियार से ज्यादा मेरे ख्याल है वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। आई नो वो उम्र ऐसी होती है और जब हम सब कंफ्यूज हैं तो वो बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं, तो इट्स मोर ऑफ कंफ्यूजन। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मिलकर हमने मुकाबला करना है। बिल्कुल, इंशाल्लाह वील ओवरकम। बिल्कुल बिल्कुल। अतीक मीर साहब, मैं कंक्लूडिंगली आपसे और डॉक्टर साहब दोनों से बात करना चाहती हूँ, लेकिन अतीक साहब फिर मंडे को जो आपने कहा है कि आप हर हाल में बाजार खोल रहे हैं, अपना बिजनेसेस खोल रहे हैं, तो क्या क्या चीजें नहीं खुलेंगी, क्या क्या चीजें खुलेंगी? या रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं, सैलून्स भी खुल रहे हैं, जिम्स भी खुल रहे हैं, वो सारी जगह जहाँ पे लोगों को खदशा है कि जरा ज्यादा वो एक्सपोज हो जाती हैं, ये तमाम चीजें खुली होंगी? क्या बंद क्या रहेगा? देखिए, हमने तो लोगों की शिद्दत हुकूमत तक पहुंचा दी थी। कल ही रात मीटिंग हुई, मीडिया ने दिखाया उसे। हमने ये गेंद हुकूमती कोर्ट पे डाल दी है कि ये आज हम दें। ताजिरों ने काफ़ी हद तक मार्केटों की लिस्ट दे दी है कि अब आप बताइए कि कौन सी मार्केटें और उनसे रिलेटेड जो भी कारोबार है वो एक साथ खोला जा सकता है, क्योंकि हमारी भी पहली तरजीह वायरस के फैलाव को रोकना है। हम कभी भी ये इल्ज़ाम अपने सर नहीं लेना चाहते कि हमारी कोई गफलत कोरोना के फैलाव का सबब बनी है। सही। तो अब हुकूमत हमें पीर के दिन इसका आगाज होगा और मरहलावार जो हुकूमत तय करेगी वो मार्केटें खुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। पहले मरहले में वो जो कि वफाकी सतह पे जिन दुकानों के बारे में कहा गया कि गली मोहल्लों की दुकानें खोल दी जाएंगी, उसके साथ ही कुछ छोटी मार्केट्स की भी बात है जिसके लिए हमने हुकूमत से जिसके लिए कहा कि आप छोटी मार्केटों को भी खोलने की इजाजत दें। ठीक है। तो अब ये ईद का मौका है, तो हमारा कहना ये है कि कपड़ा है, गारमेंट्स है, जूते हैं, उनसे रिलेटेड बिल्कुल ठीक है। अतीक साहब, ये आपकी बात सही है। जरा थोड़ी आवाम से हम भी अपील करना चाहते हैं कि अच्छे कपड़े, अच्छे जूते पहनने हम सबकी ख्वाहिश है, जरूर पहननी चाहिए, इतनी ईदों पे पहन लिए हैं। कोशिश करें जी कि कम से कम अगर आपके बाजार खुली गए तो मत जाइए वहां पर, कोई पुराना जोड़ा निकाल कर पहन सकते तो पहन ले। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि कह रहे कि इस मरतबा हम कपड़े नहीं लेंगे, उससे किसी की मदद कर देंगे। मैं आई एम नॉट प्रीचिंग टू यू, बट मैं सिर्फ अपनी तरफ से आपको कह सकती हूँ कि आप किस तरीके से जो है कम से कम अपने आप को सोशली एक्सपोज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जाते जाते आपसे ही बात करेंगे, ये जो तमाम जगह खोलने की बात हो रही है, सिर्फ कुछ रिकमेंडेशंस दे दीजिए कि अगर बिजनेसेस खोलने भी हैं तो कौन से ऐसे हैं जो कि हरगिज ना खोलें, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खदशा होगा एक्सपोजर का। देखिए मारिया, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अतीक साहब बैठे हुए हैं, कि जितनी भी मार्केटें अगर खुल रही हैं तो हमारा पॉइंट ये है कि जो स्टाफ है मार्केट में, जो दुकानदार बैठे होंगे, उनका कोरोना का टेस्ट जरूर करा लिया जाए, ताकि ये पता चल जाए
کہ جو وہاں امپلائیز ہیں ان میں سے کسی کو کورونا اگر پازیٹیو ہے تو وہ جتنے بھی کسٹمر آئیں گے ان کو وہ لگائے گا. اب یہ جتنی بھی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر کہ لوگ 3 سے زیادہ 4 زیادہ لوگ ہیں, کیونکہ یہ بیماری ایک سمپٹمیٹک بیماری ہے, لوگوں کا پتہ نہیں چلتا ہے, تو ایک رینڈم سب کے ٹیسٹ ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ماریا اس کے اندر میں عوام سے درخواست کروں گا, کیونکہ حکومت نے ساری ذمہ داری چونکہ عوام پہ ڈالی ہے, تو عوام کا فرض بنتا ہے کہ سارے SOPs کو جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو ضرور اپنائیں, ماسک جو ہے وہ پہن کے باہر نکلیں, اپنے جو ڈسٹینس ہے سوشل ڈسٹینسنگ اس کو ضرور مینٹین کریں. آپ بازار بھی جا رہے ہیں تاکہ دیکھیں آپ بازار جائیں گے وہاں سے آپ بیماری لے کر آئیں گے. بالکل ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ڈاکٹر کیسی سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ تھے, طارق بنوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اگین وہی بات کہ اس میں حکومتیں جتنا بھی کر لیں جب تک کہ لوگ خود ریئلائز نہیں کریں گے حکومت کی تمام کوششیں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی. بریک پر جائیں گے, واپس آئیں گے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر امراض خون. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ جو بات تشویش کی ہے کہ ایک دم ہم نے 1000 جو کیسز ہیں وہ زیادہ دیکھے ہیں سندھ کے اندر, ایک ہی دن میں اسپائک اپ ہوا ہے. باقی صوبوں کے اندر بھی کوئی اتنے حوصلہ افزا ٹرینڈز اس لیے نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں, لیکن اموات کی شرح باقی صوبوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. پنجاب کے بارے میں سندھ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو ان کی رپورٹنگ پہ ہی شک ہے, ٹیسٹنگ کیپیسٹی پہ ہی شک ہے. اس صوبے میں اگر اس سے زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی تو اس سے زیادہ نمبر آئیں گے. دیکھیے بات تو ٹھیک ہے یہ کہ نمبر آف ٹیسٹ بہت کم ہو رہے ہیں اور ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کئی گنا زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے, تو صحیح پکچر آپ کو پتہ چلے گی کیا ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں اگر یہ 2000 کل تھے تو شاید آج کے جو فگرز ہوں گے کل صبح جو آپ کو ملیں گے وہ 2000 سے شاید زیادہ ہوں. ہم اپنی ٹریجیکٹری جو ہے ہماری یہ پیک کی طرف جانی شروع ہو گئی ہے, کوئی بالکل غیر متوقع نہیں ہے. آنے والے دنوں میں شاید ہمیں اس سے کہیں زیادہ تعداد جو ہے روزانہ دیکھنے کو ملے گی, پرووائڈیڈ کہ نمبر آف ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھا دیے جائیں. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے تو یہاں پہ لاک ڈاؤن کو نرم کر دیا ہے. ابھی میرے پاس تاجر برادران تھے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سسٹین کر پائیں, اینڈ شاید رائٹفلی سو. تو یہ کیسے مینج ہوگا, کیونکہ لاک ڈاؤن نرم ہوگا تو اس کے تو پھر نمبرز اگلے 2 ہفتے بعد پتہ چلیں گے ہمیں کہ اس پالیسی کے کیا نتائج آئیں گے بعد میں. دیکھیے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے غالباً یہ ٹریڈ آف کیا ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن بہت سخت کر دیتے ہیں تو معاشی تباہی پھیلے گی, اکنامک ڈسٹرکشن جو ہوگی وہ ٹریلینز آف روپیز کی ہونے جا رہی ہے, اور لاکھوں کیا شاید کروڑ سے اوپر لوگ جو ہیں بے روزگار ہو جائیں گے, اور لوگوں کو کھانے کو جو ہے وہ شاید میسر نہ آئے. تو ایک طرف اس کو بچانے کے لیے ٹریڈ آف یہ کیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کو نرم کر کے یا مرحلہ وار کم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے, 2 لاکھ 3 لاکھ افراد کو کورونا شاید ہو جائے, 80% جو ہیں اس کے اندر سے ایسمپٹمیٹک ہوں گے, ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا. باقی جو 15-20% ہوں گے وہ ہاسپٹل میں چلے جائیں گے, ان میں سے بہت سے لوگ شاید کچھ چند ہزار زیادہ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں. تو دس از دا ٹریڈ آف جس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی چونکہ پرسنل کافی جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے وہ پلازما ٹریٹمنٹ کے اوپر ہے, تو وہاں پہ کہاں تک پہنچے ہیں ہم, یہ جو پلازما ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں کتنے لوگ اس سے بھی شفا یاب ہوئے ہیں, آپ لوگ اس کو کہاں تک بڑھا پائیں؟ دیکھیے الحمدللہ پچھلے 9 دنوں میں پلازما کا جو استعمال ہے وہ شروع کرا دیا گیا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ روزانہ بہت سارے شہروں سے, بہت سارے ہاسپٹل سے اس کی ڈیمانڈ آنی شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں پلازما پرووائڈ کیا جائے. اچھا, دوسری طرف یہ ہے کہ پلازما ڈونیشن جو ہے اس رفتار سے نہیں ہو پا رہی. ابھی تک لوگوں کو ہم موٹیویٹ نہیں کر پائے. ان لوگوں کو جو کورونا سے ریکور ہو چکے ہیں ان کو پلازما دینے کی ضرورت ہے, آگے آنے کی ضرورت ہے, تاکہ ان کا جمع کیا ہوا, ان کے جسم سے نکالا ہوا پلازما بہت زیادہ شدید بیمار لوگوں کے جسم میں منتقل کیا جائے اور ان کی جان بچانے کی کوشش کی جائے. تو ابھی تک جو جن کو لگے ہیں ان کی تعداد بھی انگلیوں پہ گننے کے برابر ہے. جنہوں نے ابھی تک پلازما دیے ہیں وہ تقریباً 40 افراد ہیں. تو ابھی ہمیں کم سے کم بھی 3 سے 4 ہزار لوگوں کو پلازما چاہیے, اور لوگوں کو آگے آ کے پلازما ڈونیٹ کرنا پڑے گا. میرے پاس جو تعداد تھی جو لوگ ریکور کر گئے ہیں وہ تو 7,500 سے زیادہ ہے.
तो मतलब कि प्लाज्मा डोनर्स तो हमारे मुल्क के अंदर हैं 7,756 हैं। ये लोग आ क्यों नहीं रहे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए? उनको कोई खौफ है, कोई खदशा है, उनको आगाही नहीं है, क्या मसला? आई थिंक मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये अभी तक तो ब्लड डोनेशन का तो सबने सुना है कि अपीलें आती हैं कि भाई फलाना हादसा हो गया, आके ब्लड डोनेट करें, तो पीपल आर फेमिलियर विद इट। प्लाज्मा की डोनेशन लोग अभी समझ नहीं पा रहे कि ये होता क्या है, उसकी वजह से थोड़ा सा खौफ है, थोड़ी सी इग्नोरेंस है। रमज़ान के दिन है तो रमज़ान में लोग ब्लड देते हुए भी हिचकिचाते हैं, और दूसरी बात यह है कि शायद अभी तक हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, तो एक कंफ्यूजन का भी एक सूरत हाल है शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, कि लॉकडाउन करें, लॉकडाउन न करें। डॉक्टर साहब, अभी आपके पास वक्त है सर, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को बताएं कि अगर वो प्लाज्मा देना क्यों जरूरी है, ये क्या प्रोसेस होगा, क्या इससे उनको कोई खतरा तो नहीं होगा, कोई बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी, जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए प्रोसेस को सर। मैं अभी करता हूँ आपको एक्सप्लेन। देखिए जनाब, जिस वक्त कोरोना से मुतासर लोग जो है 80% वो हैं जिनको कुछ भी नहीं होता सिवाय नज़ला खांसी बुखार के, या वो भी नहीं होता, तो वो लोग जो है चंद दिनों में सेटल हो जाते हैं, बिल्कुल मालूम ही नहीं होता उनको, सिर्फ उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है। उसके बाद उनका टेस्ट किया जाता है, और जब कोरोना का टेस्ट नेगेटिव PCR पे आ जाए जिस दिन, उसके 2 हफ्ते के बाद वो प्लाज्मा देने के काबिल हो जाते हैं, और अगले 4 से 6 हफ्ते तक प्लाज्मा बार बार डोनेट कर सकते हैं। एक बात तो ये है। और प्लाज्मा में क्या चीज़ होती है, उनके इम्यून सिस्टम ने, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है, उसके खिलाफ उन्होंने एंटीबॉडीज़ बना ली हैं जो IgG एंटीबॉडीज़ कहलाती हैं, और ये IgG एंटीबॉडीज़ बुनियादी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा शदीद बीमार लोगों के जिस्म में प्लाज्मा की सूरत में चढ़ाना पड़ता है। सही। और नए जो मुतासरा शख्स से, शदीद बीमार शख्स के जिस्म में जब उनका प्लाज्मा जाता है तो उसके अंदर मौजूद IgG एंटीबॉडी कोरोना वायरस को इनएक्टिवेट कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी वजह से उन लोगों को जिस्म को रिकवर होने का मौका मिल जाता है, और उनको उनकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ होना शुरू हो जाती है। प्लाज्मा देने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, प्लाज्मा देने से कोई कमजोरी नहीं होती। जो शख्स देना चाहे तो हर हफ्ते 1 दफा प्लाज्मा डोनेट करके 4 से 5 हफ्ते तक हर दफा प्लाज्मा दे सकता है, और 1 दफा का दिया हुआ प्लाज्मा 2 अफराद की जान बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने 4 दफा प्लाज्मा दिया तो 8 दफा आप 8 लोगों की जानें बचाएंगे आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने को अच्छे से समअप कर दिया। उम्मीद करते हैं कि लोग अभी जो हैं आपकी अपील पे जरूर गौर करें। आगे बढ़ना है क्विकली। मुझे मेरे साथ फरीद कुरैशी हैं, नुमाइंदा एयरवाइज न्यूज़ लंदन, जहांजेब अली, नुमाइंदा एयरवाइज न्यूज़ न्यूयॉर्क। फरीद, मैं इन दोनों शहरों पर इसलिए फोकस करना चाह रही हूँ, कुछ आज खबरें थी कि लंदन में अब लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो गए हैं, उनकी भी बस हो गई है, हालांकि वहाँ काफी अर्से तक लॉकडाउन प्रोसेस कर गया। तो क्या है सूरत हाल इस वक्त लंदन की? एक तो हुकूमत की तरफ से कुछ नरमी दिखाई गई है अब, और ये इंदिया दिया गया है कि अगले हफ्ते तक शायद लॉकडाउन जो है उसे काफी हद तक नरम कर दिया जाए। उस वजह से लोगों ने इसे इजी लेना शुरू कर दिया। दूसरा ये भी बताया गया कि जो पीक थी कोरोना वायरस की वो भी गुजर चुकी है। तो हम लॉकडाउन का एक नया सिलसिला अब जो शुरू करने जा रही है हुकूमत इतवार के रोज से, उसमें ये होगा कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं बरतानिया के अंदर, उन्हें 14 रोज के लिए क्वारंटीन के अंदर रखा जाएगा, इससे पहले नहीं था। 10,000 लोग तकरीबन जो है इस दौरान वो हर रोज बरतानिया आते हैं, जो किसी भी टेस्ट के बगैर किसी भी स्क्रीनिंग के बगैर या किसी भी क्वारंटीन के बगैर मुआशरे में जा रहे थे, अब उन्हें रोकने का फैसला किया गया है। चूंकि हुकाम के ख्याल में अब मुल्क के अंदर जो केसेस थे वो सामने आ चुके हैं, तो अब बाहर से जो केसेस आ रहे हैं उन्हें रोकना जरूरी है। उसके अलावा जो टेस्टिंग वगैरह है उस पर जोर दिया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, और होम टेस्टिंग की जो सहूलत थी वो भी अब मुहैया कर दी गई है। आप ऑनलाइन जाके टेस्टिंग किट अपने घर पे मंगवा के भी टेस्ट कर सकते हैं। तो हम एंटीबॉडी टेस्टिंग जो है वो उसका सिलसिला अभी शुरू होना बाकी है, जिसके बाद प्लाज्मा जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे वो डोनेट कर सकेंगे लोग, और फिर लोगों की जान बचाने का जो काम है। वेरी इंटरेस्टिंग फरीद, आप कह रहे हैं कि जो पीक हिट कर गया था उसके बाद अब अगले हफ्ते से लॉकडाउन नरम किया जाएगा। पहले उन्होंने तमाम केसेस को कंटेन किया है, उसके बाद अब वो बाहर से आने वाले लोगों को रोक रहे हैं। जहांजेब, मैं न्यूयॉर्क के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर भी अमेरिका में सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला शहर न्यूयॉर्क है। वहां तो बड़े खौफनाक विजुअल्स थे जो वो सामने आ रहे थे। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर? जी देखिए, अगर आप न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में इस वक्त भी 3,43,000 पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना वायरस के, और डेथ्स जो है वो 26,000 से ज्यादा है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है न्यूयॉर्क में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है मामूल पर आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सदर ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि तमाम अमेरिका की 50 रियासतों को फौरी तौर पर जो है वो कारोबार के लिए खोल दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब व्हाइट हाउस पर कोरोना वायरस पहुंच गया है।
कल जो है सदर ट्रंप के जो है ज़ाती मुलाजिम जो कि उनके कपड़ों का ख्याल रखते हैं, उनके बेडरूम का ख्याल रखते हैं, उनको नाश्ता देते हैं, जिनके ज़ाती मुलाजिम है, उनमें कोरोना वायरस की तशखीस हुई। माइक पेंस नायब सदर है, उनकी प्रेस सेक्रेटरी केटी मिलर, उनके अंदर कोरोना वायरस की तशखीस हुई। फिर वो जो सहाफियों से मिल रही थी उनमें चंद सहाफियों में तशखीस हुई। तो ये कोरोना वायरस तो व्हाइट हाउस तक पहुंच गया है। और दूसरा मामला यहाँ पर यह है कि CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जिसने नई गाइडलाइंस बनाई थी पूरी अमेरिकी रियासतों को खोलने की, सदर ट्रंप ने उनको भी मुस्तरद कर दिया है। तो सदर ट्रंप तो इस वक्त इख्तलाफात का शिकार है अपने ही इदारों के साथ। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो रिकमेंडेशन दे रही है, सदर ट्रंप उस पर अमल दरामद नहीं करना चाह रहे। जो 3 सफ़ों का ड्राफ्ट किया था CDC ने कि जब कारोबार खुल रहे हैं तालीमी इदारों के लिए, इबादत गाहों के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए, सदर ट्रंप ने वो तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दिए। कहा है कि वो बहुत सख्त हैं, इस पर कारोबार दोबारा नहीं खुल पाएंगे। तो इस तरह के मामलात हैं। सदर ट्रंप तो चाह रहे हैं कि, लेकिन वैसे अब देखा जाए तो मामूल पर हालात थोड़े बहुत आना शुरू हो रहे हैं। लोग वॉक्स पे निकल रहे हैं, ऑफिस तो नहीं जा रहे, घरों से ही काम कर रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर रश नजर आ रहा है। लेकिन हालात लोग अब तंग आ गए, बाहर निकलना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। जहांजेब अली हमारे साथ थे, फरीद कुरैशी। लेकिन दोनों की जो आपने बात सुनी, जो था वहां पर पॉलिसी की कितनी क्लैरिटी थी, किस तरीके से शुरू में पहले उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कंटेन करने के लिए जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। अमेरिका में गुमगु की कैफियत में है। वहां पर उनकी जो विफाक है, जो उसको ये कह रहे हैं, या जो उनका जो सदर है, वो अपनी रियासतों के साथ ही एक तरह की जंग में वहां पर इंगेज्ड है और वहां पर बड़ी कंफ्यूजन नजर आती है पॉलिसी के अंदर भी। बहरहाल ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे तो हम जरा बात करेंगे पीपल्स पार्टी के लिबरल और टॉलरेंट कल्चर के बारे में, जिसके बारे में बड़े जोम से कहा करते थे कि हमारे यहाँ तो बर्दाश्त की बड़ी कुव्वत है। ये सब्र का बंधन टूटा और फिर हुआ क्या, ये आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कल से सोशल मीडिया पर एक तूफान बदतमीजी जो है वो बरपा है और ये शुरू हुआ ये तमाम मामला जब ARY न्यूज़ की ट्रांसमिशन में सईद गनी साहब जो कि बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, सेनेटर हैं, और उनसे पूछा सिर्फ इतना गया कि जी आप ये बता दीजिए कि जो सिंध का बजट है जो सेहत का था वो कहाँ लगा है गुज़श्ता 3 अदवार से आपकी हुकूमत है। तो उसके जवाब में फिर तू तरह शुरू हो गई। वहाँ से जो प्रोग्राम एंकर से उन्होंने सख्त सवालात किए, सईद साहब को बात पसंद नहीं आई। चले ठीक है, ऐसा होता है, ये पहली मरतबा नहीं हुआ। बहुत दफा लोगों को बात पसंद नहीं आती, सवाल पसंद नहीं आता है, वो प्रोग्राम छोड़ जाते हैं, वो और कोई अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा जी कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और वो था सिंध दुश्मन ARY। इसको शुरू कराया जनाब सेनेटर सईद गनी साहब ने। और पहली दफा हमने देखा कोई सिटिंग मिनिस्टर जो है वो इस तरह से ट्रेंड को ना सिर्फ शुरू कर रहा है बल्कि उसको बार बार प्रोपगेट भी कर रहा है। कल से मैंने कुछ गिना है, कोई 33 के करीब ट्वीट्स की होंगी पर्सनली खुद सेनेटर सईद गनी साहब ने ARY के खिलाफ, और उसमें उन्होंने जो ये ट्रेंड है इसको बार बार चलाया है। और उसके बाद 33 ट्वीटें 24 घंटों में। पता नहीं इस वक्त जब इतने बड़े क्राइसिस से हुकूमत गुजर रही है कैसे वक्त है किसी के पास ये ट्वीट्स करने का। अच्छा, इसी से भी तशफ़ी नहीं हुई। उसके बाद जो है एक और ट्रेंड चलाया गया ARY न्याजी, वो उस पर भी काफ़ी देर तक ट्वीट्स करते रहे। और इसके बाद आखिर में फिर एक और जो ट्रेंड चला और वो तो काफ़ी शर्मनाक था, जिसमें उसका वो क्रेडिट भी ले रहे हैं कि देखिए कैसा ज़बरदस्त जो ट्रेंड है, लानत ARY, हमने इसको कैसे ट्रेंड करवाया है। और अगर अभी मैं एक सेनेटर होकर ये कर सकता हूं तो सोचे पूरी पीपल्स पार्टी के लोग मेरे साथ हो जाएंगे तो हम ये क्या करेंगे। तो बड़ी ताज्जुब की बात थी। अच्छा, चूंकि पीपल्स पार्टी के ऐसे क्रेडेंशियल्स यूजुअली हैं नहीं और कहीं भी हम बैठे तो हम खुद कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी वाले ऐसे नहीं करते, बाकी जगह से हमें कई दफा शिकायत का मौका मिलता है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि जो इस तरह की ट्वीट्स हो रही थी, मैंने जाकर देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्विटर अकाउंट, और वहां पर इन ट्वीट्स को लाइक किया जा रहा था। यानी कि अगर इसको वो अप्रूव कर रहे हैं तो डिसअप्रूव भी नहीं कर रहे थे। एटलीस्ट इसको बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल सतह पर आकर बात करूं तो बिलावल साहब के इल्म में ये बात थी कि ये जो ट्रेंड है ये चल रहा है। सो जो उनकी सीनियर लीडरशिप है इससे बेखबर नहीं थी कि इस तरह से ये शर्मनाक जो ट्रेंड्स हैं ये चलाए जा रहे हैं ARY के खिलाफ। अब ARY ने गुज़श्ता 2.5 महीने के अंदर जिस कदर प्रोग्राम्स कोरोना की अवेयरनेस के हवाले से किए हैं, सिंध हुकूमत के फैसलों की तारीफ भी की है। जो बच्चे हैं लॉकडाउन ना खोलने के फैसलों की मैंने पर्सनली बहुत दफ़ा सिंध हुकूमत के इकदाम की तारीफ की है। लेकिन जब एक सवाल पूछा जाए उसका जवाब ये होता कि आप वो तमाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट लेकर सोशल मीडिया पर डाल देते, हमें ईमेल कर देते या किसी प्रोग्राम में आकर खुद उसका जवाब दे देते, चले इस पे ये जवाब बनता था। ये सोशल मीडिया ट्रेंड चलाकर आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते उस सवाल से जो बार बार लोग आपसे पूछेंगे। शायद 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इस सोशल मीडिया ट्रेंड की जिंदगी होती है, लेकिन ये सवाल जो है ये बिल्कुल तलवार की तरह लटकता रहेगा सिंध हुकूमत के ऊपर। बहुत सारे लोग जो हैं उसमें भी आए,
क्या कहते हैं सपोर्ट पे भी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की। उन्होंने कहा कि हम सब अपने लिए जबरदस्त वकील और दूसरों के लिए इंतहाई बुरे जज हैं। कल तक तहरीक इंसाफ को मीडिया की तनकीद बर्दाश्त करने की तलकीन करते ना थकने वाले आज अरवाई न्यूज के खिलाफ मुहिम जोरी करते नजर आ रहे हैं। मीडिया के खिलाफ ये मुहिम नापसंदीदा है और पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिसी पर फौरी नजरसानी करनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि मुराद अली शाह ने कहा है, अपने वुज़रा से, एमपीएस से, पार्टी अहदेदारान को कहा है कि किसी भी मीडिया ग्रुप के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज से गुरेज किया जाए। हमने हमेशा अनकंडीशनल मीडिया की आजादी के लिए काम किया है। मीडिया के दोस्तों की मर्जी है कि वो किस नजर से हुकूमत को देखते हैं। हमें सबके लिए इज्जत है, इस इज्जत के रास्ते में नहीं हमें छोड़ना चाहिए। बस सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या अब ये नया नॉर्मल होगा, क्या अब ऐसा ही किया जाएगा जब सख्त सवालात पूछे जाएंगे तो इस तरह सोशल मीडिया ट्रेंड्स बनाए जाएंगे जिसको खुद एक सिटिंग मिनिस्टर जो है वो लीड करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।